नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं सारण जिला के बड़ेजा ग्राम में हूँ और आज पंडित गिरीश तिवारी जो बिहार के शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके, उनके घर पे उन्हीं के पौत्र प्रवीण चंद्र तिवारी जी से बातचीत हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पे, क्योंकि अभी तक बिहार विधानसभा 2020 का प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और द्वितीय चरण का चुनाव 3 नवंबर को है। और ये बड़ेजा जो ग्राम है ये माझी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हम लोग जो चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा के बनते बिगड़ते खेलों पे और यहाँ के राजनीतिक के जो चुनावी मुद्दा है उन सारी चीज़ों पे और यहाँ के जातिगत और अन्य समीकरणों पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रवीण चंद्र तिवारी जी से। प्रवीण चंद्र तिवारी जी, नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और नूतन मार्ग परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है। इस कोरोना काल में लगभग 60% के आसपास लोगों ने मत दिया है और देखा जाए तो 2015 के अपेक्षा 2% का गिरावट आई है। अगर 2010 से हम कंपेयर करें तो 3% की गिरावट है। तो इस कोरोना काल में आपको क्या लग रहा है कि ये जो मतदाता भारी संख्या में निकले, जो आशा नहीं थी कि इतने ज़्यादा मतदाता निकलेंगे इस कोरोना की वजह से, तो क्या यहाँ पे किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं इस चुनाव को इस कोरोना काल के मद्देनजर? सबसे पहली बात है कि आज पूरा विश्व और भारत समेत कोरोना से कोविड-19 के प्रकोप से ग्रसित है। इसमें बीच में लॉकडाउन भी लगा हुआ था, कहीं जाना आना मुश्किल था। आज भी है कि सिविल डिस्टेंस बना कर चलना है, मास्क लगा कर रहना है सब। इसके बावजूद भी लोग निकल करके इतना गए, यही बड़ी आश्चर्य की बात है। पिछले जो चुनाव हुए तो उसमें और इसमें 2-3% अगर मार्जिन है तो उसको बहुत बड़ा मार्जिन माना जाएगा। इसमें तो हम लोगों का उम्मीद था कि इसमें तो 50-60 हो गया, इसमें तो 15-20 भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन लोगों में उत्साह है कि नहीं, हमको अपना प्रतिनिधि चुनना है और हमको विधानसभा में भाग लेना है। इसीलिए कोविड को लोग नज़रअंदाज करके भी वोटिंग दिए हैं। हमको तो ये लगता है कि लोगों में उमंग है और उमंग के चलते ही लोग कोविड को लोग दरकिनार करके वोटिंग कर रहे हैं। जी सर, इस चुनाव को देखते हुए हमने बहुत सारे राजनेताओं को देखा है कि जो कोविड से संक्रमित हुए हैं। उसमें आप सुशील मोदी ले लें, राजीव प्रताप रूडी हो गए, स्मृति ईरानी जो लीडिंग यहाँ के ये थी, कंपेनर थी, ये लोग कोविड से ग्रस्त, सुशील मोदी जी हो गए। तो ये सारे लोग कोविड के ग्रसित हुए। और एक चीज देख रहे हैं, बिहार आज भी देखा जाए तो स्टार्टिंग में विकास का मुद्दा उठा, बेरोजगारी का मुद्दा उठा, लेकिन देखा जा रहा है कि आज भी अभी भी जो मुद्दा चल रहा है वो मिला जुला के पुराने ही मुद्दे की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या बिहार विकास की तरफ नहीं जाना चाहता है कि वही जातिवादी धार्मिक इसी के इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति? देखिए, ये 80 के पहले 1980 के पहले इतना जातिवाद चुनाव में नहीं था। 80 के बाद से जातिवाद अपना रूप का विकराल रूप धारण कर लिया। हमको तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझते हैं, वो जाति के नाम पर वोट डालते हैं या जाति के नाम पर हुड़दंग करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे भी लोग हैं, जो समझते हैं, वो भी सब रहे कि आपके पास सबको करेंगे, लेकिन लास्ट में कहते चलो भाई है। और कुछ लोग तो ऐसा बात करते हैं, कहना नहीं चाहिए कि वोट और बेटी भाई को देना चाहिए। और लोग सब के बावजूद भी फायदा लेंगे तो दूसरे कास्ट से, दूसरे से, लेकिन अंतिम में जा करके गड्ढा में गिरेंगे। तो ये तो जाति बात तो है बिहार में, आई कूट कर भरा हुआ है। ये लगता है कि हमको निकट भविष्य में ये जातिवाद जल्दी हटने वाला नहीं है। अब रही विकास की बात, तो पहले की अपेक्षा विकास जरूर हुआ है। भले लूट खसोट हुआ है, हर एक योजनाओं में लगभग 40 से 50% तक लूट खसोट होता है, लेकिन उसके बाद भी विकास जरूर हुआ है।
अब कोई कंपेयर करता है कि आज से 30 साल पहले नहीं हुआ। अरे तो उस समय संसाधन, उस समय सरकार का बजट इतना नहीं था, तो कहाँ से विकास होगा। अब संसाधन बढ़ गया है, पैसा बढ़ गया है, तब विकास होगा, तब विकास हो रहा है। लेकिन हमको तो मानना है कि कोई भी सरकार आवे, विकास तो उनको करना ही पड़ेगा। और अब जो भी वोटिंग होगी वो विकास पर ही वोटिंग होगी। क्या आपको लग रहा है कि बिहार के चुनाव में आज भी बेरोजगारी एक मुद्दा है? हाँ है, रहनी चाहिए, ये बात है। बेरोजगारी जरूर मुद्दा है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार मेरे हिसाब से दो ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और दोनों मुद्दों को अगर कोई भी सरकार चाहे तो कुछ समय लगेगा, लेकिन हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि रोजगार का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब भी दिया जाए, प्राइवेट जॉब भी दिया जा सकता है, बैंक से लोन भी दिया जा सकता है, बहुत सारा। लेकिन जाइए जो दबंग है बैंक से वही लोन लेते हैं। आप जाइएगा तो दौड़ा के आपको ये कागज आपको नहीं मिलेगा। जो दबंग है एक दिन में जाएगा, 500 जाली कागज दे देगा, उसका बिल पास हो जाएगा, उसका लोन पास हो जाएगा। और आप दौड़ते रह जाइएगा, हाथ पच के भीख मांगेगा। तो ये सब जब सरकार कर दे तो बहुत रोजगार मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि रोजगार नहीं है, बहुत सारा रोजगार है, लेकिन लोग चाहता नहीं है। अच्छा सर, महागठबंधन जो अपना चुनाव के जो घोषणा पत्र, उसमें मुख्य रूप से उन्होंने इसको शिक्षा, मतलब बेरोजगारी को ही उन्होंने एक बनाया, मुद्दा बनाया, और 10 लाख के सरकारी नौकरी की गारंटी उन्होंने दी। जो कि देखा जाए तो एक आंकड़ा आया था कि 4-4.5 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां हैं छोटे मोटे सारे विभाग को लेकर के। तो वो 10 लाख कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? सेकेंड चीज है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जो मुख्य घटक दल है भाजपा, उन्होंने बोला कि हम बिहार में 19 लाख बेरोजगारी मैंने खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए हम ऐसा मैंने चाहे वो जिस रूप में हो, सरकारी तो नहीं, प्राइवेट नौकरी प्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने ये भी रेफर दिया कि हम IT पार्क बेटा बना रहे हैं, TCS का एक ब्रांच पटना पाटलिपुत्र में ऑलरेडी खुल चुका है, एक बेटा में और खुलने वाला है। इस तरह से हम प्राइवेट नौकरियां और सरकारी दोनों मिलाकर 19 लाख देंगे। इन दोनों के दावों में क्या दम दिख रहा है? हमको तो लगता है कि अगर सरकार मन से चाहे महागठबंधन की सरकार आवे या NDA की सरकार आवे, ये सीट तो बहुत वैकेंट है। सीट तो हर एक चीज में, हम हमारा सिविल कोर्ट में भी बहुत सारा सीट वैकेंट है। जो रिटायर होते हैं, ऐसे 10 साल से जो रिटायर हुए हैं, उसके बदले में नए बहाली हुई नहीं है, हुई भी है तो 10 के बदले में 2 बहाली हुई है। हर एक विद्यालय में चले जाइए, जहाँ 10 सीट है तहाँ 4 टीचर हैं। स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, हर एक विभाग में है। तो जो आंकड़ा जो मिलाकर, पूरा आंकड़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन 4-5 लाख जरूर जो वैकेंट है वो है। उसके बाद अलग से आप संसाधन भी जुटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आंगनबाड़ी वाला है, तो उसमें आप सुपरवाइजर का पद देते हैं, चाहे और आंगनबाड़ी खोलते हैं, या जीविका दीदी लोगों को देते हैं। तो इस टाइप का बहुत सारा है, व्यवसाय रोजगार है, तो सरकार चाहे तो दे सकती है। कुटीर उद्योग हुआ, लघु उद्योग हुआ, उद्योग को बढ़ावा दे, बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग। ये कोई जरूरी नहीं है कि टाटा बिरला जैसा ही बड़ा फैक्ट्री बने। छोट पूंजी से छोट भी आप कर सकते हैं। थोड़ा देर के लिए हमारे गांव में 2 छोट खुला हुआ है। एक तो ये प्लास्टिक का थैला लेकर के उस पर नाम पता छाप करके थैला निकलता है। ये कप प्लेट वाला हुआ आता है, कागज से बनाया जाता है। कम पूंजी में बढ़िया काम है। कुछ दुकानदार लोग हैं जो गेहूं खरीदते हैं और उसको ठीक करके उसमें से चोकर और ये सब अलग अलग करके अलग अलग बेचते हैं, मैदा बेचते हैं। तो वो भी रोजगार हुआ, तो उसमें ही पूंजी लगने वाला है। तो इस टाइप का अगर सोचे तो सरकार का 10 और 19 का 50 लाख तक का रोजगार दे सकती है। लेकिन उन लोग का नियत साफ होने चाहिए, और ये होना चाहिए कि हमको ये करना है तो जरूर हो जाएगा। तो इसलिए ये 10 और 19 नहीं, हम तो इसको 25 लाख कहते हैं। उसको उनका अगर उनका हो तो 25 लाख तक का भी रोजगार दे देते। 25 लाख का रोजगार प्रोड्यूस होगा तो बहुत पलायन खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, अभी सही आंकड़ा मुझे नहीं है, लेकिन जो ये प्रवासी जो आए हुए थे कोविड में, तो लगभग 20 या 25 लाख तो बिहार में आए हुए हैं। बिहार में तो ये जो आंकड़ा जो लगा रहे हैं लोग 10 और 19, अगर 10 और 19 दोनों को जोड़ दिया जाए तो उतना तो बाहर से लोग आए हुए हैं। बिल्कुल। अरे सर, एक चीज है कि आपको लग रहा है कि बिहार में मतदाताओं को बांटकर राजनेता कहीं अपनी राजनीति में तो नहीं चमका रहे हैं? हाँ, ये तो है। ये तो बात हम मानते हैं कि जाति के नाम पर के बांट करके, धर्म के नाम पर बांट करके ये लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं, और हम चमकाते हैं। और ये भी बात नहीं है कि जिस जाति से वोट लेकर के लोग गए तो उस जाति का विकास भी नहीं होता है।
लेकिन लोग जाति के नाम पर एकदम मेथी रहते हैं कि नहीं हमको जाति के नाम वोट देना है। लेकिन जाति वाले लोगों पर ध्यान देता है, वो किसी तरह उनको बरगला कर लोग रखते हैं कि हर एक चुनाव में लोग वोट देते रहें और अपना रोटी सेक देते रहें। और ऊपर देखेगा जितने पॉलिटिशियन है सब ठीक है, सब भाई भाई है। यानी राजनीति में चुनाव से पहले लोग जातिवाद बात करते हैं, बाद में परिवारवाद में बदल जाते हैं। हाँ, एकदम परिवारवाद। उसके बाद कोई नहीं होता है। अगर कोई योजना है तो अपने भाई भतीजा साला संबंधी को देखेंगे, उसमें नहीं देखेंगे चलो हम हमारे जाति का फलना है तो उसको देना जाओ, तो उसमें नहीं करेंगे लोग। बस खाली वोट के समय उनको जाति याद आती है। हाँ बस, अब वोट के बाद अपने भाई भतीजा खत्म। तो अच्छा सर, एक चीज है कि बिहार में जो सामाजिक सरोकार, चाहे देश में लोग सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, जब वो लोग सत्ता में रहते हैं तो उनकी सामाजिक सरोकार दिखता नहीं है। जैसे कि आप देख ले, बंगाल का उदाहरण ले, बंगाल में यही ममता बनर्जी गरीब गुरबा किसानों की बात करती थी। इससे पहले जो वामपंथी वहाँ पे लगभग 25 सालों तक शासन किया, वो भी गरीब गुरबा की बात करे। जब वो शासन में आया उस टाइम में एक धनी राष्ट्र हुआ करता था बंगाल, और उस शासन के बाद वहाँ से उद्योग का पलायन शुरू हुआ। और आज नो डाउट कुछ लेवल में कुछ जगह वहाँ सस्ता है, से कुछ कहीं कहीं खाना वगैरह ये सब सस्ता मिलता है, कुछ चीज़ें परिवहन में वो सस्ता है। लेकिन जो विकास होना चाहिए बंगाल का, क्योंकि आज़ादी के बाद एक समृद्ध राज्य में बंगाल ही था, लेकिन वो समृद्धि उसको वापस नहीं लौट पाई। आज भी बिजनेस का मुख्य केंद्र है, लेकिन वो जबकि उसका देखा जाए तो समुद्र के किनारे है, बांग्लादेश से सटा हुआ है, उधर जो 7 राज्य है उनसे वो सटा हुआ है, तो एक औद्योगिक मतलब एक केंद्र है, उसके बावजूद भी वो ग्रोथ नहीं कर पाया। तो क्या आप लोग जो सामाजिक सरोकार की बात करते हैं केवल बात करते हैं, सत्ता आने के बाद सामाजिक सरोकार उनके से हट जाता है? हाँ, ऐसा तो है। ये तो चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये जब तक सत्ता नहीं मिलती, कुर्सी नहीं मिलती, तब तक जितने भी वादे हैं, कस्में हैं, ये पॉलिटिशियन लोग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। और जब कुर्सी मिल जाती है तो सब वादे और ये कस्में सब लोग भूल जाते हैं। कोई ही जैसे जनप्रतिनिधि है जो कुछ हद तक उसको निभाता है, नहीं तो हमारा ख्याल है कि लगभग 90% जनप्रतिनिधि ठीक उसके उल्टा काम करते हैं, सिर्फ अपना करते हैं। हाँ, उसी में कोई जनप्रतिनिधि बहुत अगर ईमानदार है तो परसेंटेज कम लेता है, और जो ज़्यादा है वो ज़्यादा कमीशन लेता है, लेकिन लेता है सब लोग, कम ले ज़्यादा ले लेता है सब लोग। मैंने जो सरकार है वो सरकार में सत्ता में आने के बाद वो सत्ता से पहले सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, सत्ता में आने के बाद सामाजिक सरोकार उनका कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए, यहाँ पे जयप्रकाश आंदोलन के ऊपर बहुत सारे नेता हुए, लगभग 2 या 3 नेता सत्ता के इर्द गिर्द रहे, जिसमें एक लालू प्रसाद यादव है, आपको रामविलास पासवान जी भी है, और आपका ये नीतीश कुमार जी है, सुशील कुमार मोदी है, ये लोग सत्ता में रहे। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, लालू प्रसाद जी उनका परिवार मुख्यमंत्री रहा, और ये सुशील कुमार मोदी जी मुख्यमंत्री रहे। क्या ये जो 7 जो था इनका संपूर्ण क्रांति की 7 बिंदु, क्या उन पे लोग काम किए? नहीं, वो तो स्वयं जयप्रकाश नारायण भी अपने मरने के पहले तक इस बात को कबूल कर चुके थे कि जिस उद्देश्य से हमने संपूर्ण क्रांति के लिए ये देश को अथी किया वो सफल नहीं हुआ। जितने हमारे चेचेला थे सब चीनी हो गए, से वो सब भटक गए। स्वयं उन्होंने नहीं बात को माना था कि नहीं हो पा और नहीं होगा। अब तो देखिए सत्ता की बात जहाँ आती है, लालू यादव जी उनके उम्र ले लिए, उन्होंने समीकरण लेकर चला MY मुस्लिम और यादव। क्या उन्होंने 15 साल में मुस्लिमों और यादवों की जीवन स्तर को उन्होंने ऊंचा उठाया? जो जहां था वहीं रह गया, लेकिन वोट के नाम पर नीतीश कुमार को ले लीजिए, एक बार बीजेपी के साथ लड़े, जीते, मुख्यमंत्री बने, फिर बीजेपी से हट गए, लोकसभा के चुनाव अलग लड़े, विधानसभा के चुनाव अलग लड़े, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और फिर जब कुर्सी की लालच आई तो फिर बीजेपी सर के कुर्सी ले लिए। रामविलास पासवान की बात लीजिए, हम तो जब से सुनते हैं तब से कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई दल का प्रधानमंत्री हो, लेकिन उसमें मंत्री रहते हैं। सिद्धांत कहाँ गया आपका? अरे कोई सिद्धांत तो रखिए कि हाँ इस सिद्धांत पर अपनाएंगे। आपका एकमात्र मेरे समझ से सिद्धांत होता है कुर्सी। ये न के न प्रकार न कुर्सी दखल कर लेना, चाहे कि किसी से भी समझौता करना पड़े, किसी से भी कुछ करना पड़े, कुर्सी चाहिए। उस समय आपको सिद्धांत और समझौता सब आप भूल जाते हैं।
अच्छा सर, ये सामाजिक न्याय की बात करने वाले, चाहे सामाजिक सरोकार की बात करने वाले जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त हो जाते हैं? उनकी ज्यादातर सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त दिखती है। कुर्सी का दोष है। इसमें तो हम कहेंगे कि कुर्सी का दोष है। कुर्सी पर जाने के बाद प्रेमचंद वाला पंच परमेश्वर लोग भूल जाते हैं। जब कुर्सी नहीं मिलती है तो प्रेमचंद का पंच परमेश्वर लोग याद रहता है, और कुर्सी जब मिल जाती है ना तो एकदम साफ भूल जाते हैं लोग कि हमको कुर्सी मिलना चाहिए। अच्छा सर, समाजवादी घराने की जो राजकुमार हैं जो आज की डेट में हमारे यहाँ मैंने उनको विरासत में मिली हुई है, एक जाति, एक चाहे जो भी है, एक वर्ग मिला हुआ है जो उनको सपोर्ट में है, क्या वो लोग जातिगत जो बिहार में दंश है उसको कितना समझ रहे हैं? सही पूछिए तो समाजवाद है कहाँ, रह कहाँ गया है समाजवाद? जी। समाजवाद नहीं रह गया। अब समाजवादी उसी समय तक है जब तक कुर्सी नहीं मिलती, उसके बाद वो परिवारवादी हो जाते हैं। अच्छा। परिवारवादी हो जाते हैं, संबंधीवादी हो जाते हैं, और जब तक नहीं मिलता है तभी तक वो समाजवादी रहते हैं। और कोई भी हो, हमको तो पता है जितने ही पार्टियां हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वो सब लोगों का बस यही धीरे रहता है किसी तरह सत्ता में आवे, और जो मन में आवे वो करे। पहले वाले की बात तो कुछ अलग थी, जात पात नहीं था। हमारे बाबा मांझी विधानसभा से 52 से लेकर के 67 तक 3 चुनाव जीते, तीन चुनाव लड़े, तीनों जीते। चौथा चुनाव में पराजित हो गए। उसके बाद कहा कि नहीं, अब पब्लिक हमको नहीं चाहती है, इसलिए हम अब नहीं। उसके बाद भी नेक्स्ट चुनाव में उनको टिकट मिला, टिकट उन्हें वापस कर दिया। तो फिर वहाँ से आया कि नहीं, आप भले आप अपने किसी प्रतिनिधि को दे दीजिए। हमारे पिताजी जो उनके हर एक चुनाव में उनके कंधा से कंधा मिलाकर उनका हेल्प करते थे, तो कुछ लोगों ने राय दिया कि क्या कीजिए, आप अपने बेटा को दे दीजिए। अगर नहीं, बेटा को दे देंगे तो परिवारवाद हो जाएगा, देश बिखर जाएगा, इसलिए हम उसको बिगाड़ेंगे नहीं। और उन्होंने दूसरे आर.डी. शर्मा को, जो उनके बहुत दूर के परिचित थे, समझिए नहीं तो परिचित थे, तो उनको बुला कर उन्होंने टिकट दिया। उस बात को नहीं बढ़ाया। अगर चाहते तो हमारे पिताजी को दे देते। पिताजी भी उसमें एमएलए मंत्री बनते, हम भी जहाँ नहीं रहते, हम भी कहीं ना कहीं राजनीति में, हम भी छपरा पटना घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, परिवारवाद नहीं है। उसके बाद सवाल है कि जब भी वो राजनीति में कभी भी जाति की राजनीति है, उनके बहुत करीबी मित्र डॉक्टर सैयद महमूद हुआ करते थे, जो मुस्लिम थे, छपरा के एमपी थे, खास मित्र थे। ये मांझी के हनान मियाँ खास उनके मित्र थे। ये क्या कहते हैं, बरजा के बूटन राउत यादव जी, उनके यहाँ उनका ये हर एक जगह हर एक जाति के लोगों के यहाँ बैठते थे, उठते थे। उनके जो पिए रहते थे, शिव प्रसाद सिंह, वो भी बहुत साहब थे, और जो भी हर एक जात के लेकर के चलते थे। ये कोई नहीं कह सकता है कि आप ब्राह्मण करते हैं फलना, उल्टे में ब्राह्मण उनके पास बहुत कम रहते थे, और अन्य जात सब रहते थे। आज देखिए, और जो जहाँ जाति का है उसका ऊपर से नीचे तक उसका पिए जितना भी है सब वही रहता है। ठीक है, उनको मिलेगा, सब ठेकेदारी उनको मिलेगा। लेकिन वो पहले वाले में 80 तक लमसम समझिए कि कुछ राजनीति ठीक था। 80 के बाद जब ये शुरू हुआ तो होते होते अब तो मतलब चरम पर पहुंच गया। अब छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं। अभी इस चुनाव में, अभी जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है, इसमें मांझी विधानसभा से 16 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। 16 प्रत्याशी में 5 या 6 राजनीतिक दलों से हैं, और 8-10 ये निर्दलीय। हमारे यहाँ निर्दलीय ही 2 या 3 आदमी, क्योंकि पंडित ईश्वरी की धरती है और ईमानदारी थे, उनके अपना सादगी से जीवन बिताए, ईमानदार थे और संघर्ष नहीं थे। खैर, तो उन्होंने उचित समझा और आकर के हमारे यहाँ बाबा के तस्वीर पर अपना श्रद्धासुमन अर्पित किया, और उनसे आशीर्वाद मांगे कि हम बाबा, हम क्षेत्र में रह रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद, जहाँ आप आशीर्वाद दें। लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई भी आदमी, किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो, आज तक यहाँ आना उचित नहीं समझा। इसीलिए नहीं समझा कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कोई ठोक है, उसमें गिरीश तिवारी भूल गए। वहाँ पर ब्राह्मण बात आ गई कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के यहाँ के हम कहाँ जाएँ, इनका वोट मिलेगा, हम अपने भाई के पास जाए, उतना समय उनको लगाएंगे तब। अरे उस समय पंडित तिवारी आज़ादी की लड़ाई में ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शुद्ध का सवाल नहीं था। उस समय था कि आज़ादी लेना है, और उस समय वो लोग अपने उनको गोली मारने का ऑर्डर हुआ था, घर घर में आग लगा दिया गया था। लेकिन उस टाइप के लोगों को आज के राजनीतियों से कोई मतलब नहीं है। आज है सिर्फ रोटी सेंकना,
रोटी सेके। सर देखा जाए तो कलेथी आए थे, मुख्यमंत्री आए थे नरपलिया बाजार में, हमरा देख रहे थे उनका फेसबुक पर लाइव, वो थे सिग्रीवाल जी थे, लेकिन माझी में आकर के किसी ने भी एक शब्द भी गिरीश तिवारी के नाम पर नाम नहीं लिया। चले पंडित तिवारी की हैसियत थी कि किसी ने इंदिरा गांधी पांव छू के प्रणाम करती थी, नेहरू जी, सरदार पटेल, गांधी जी सब लोग घर पर बरेजा में आए थे, लेकिन उन लोगों ने माझी में आकर के भी नाम लेना उचित नहीं समझा, इसीलिए कि ब्राह्मण है वोट कट जाएगा। जबकि माझी विधानसभा में देखा जाए ब्राह्मण का वोट जो होता है हमेशा निर्णायक पोजीशन पे होता है। हमें लगता है कि कहीं न कहीं एक उनका समूह है वो माझी में, और जो भी मेजर जो जाति है, मुख्य रूप से जो जाति है, उनमें उनसे जरा सा भी कम नहीं है, लगभग उन्हीं के आसपास है। तो ऐसा नहीं उनका महत्व नहीं है, महत्व होता है। लोग कहाँ समझते हैं। सर अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि बिहार चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी क्या एक फैक्टर है? जिस तरह से चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं, वो केंद्र में एनडीए के साथ रहे और बिहार में वो भाजपा को परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को विरोध कर रहे हैं। ये तो देखिए, हमको जहाँ तक ख्याल हमारे मत है कि जो युवा हैं उनमें जरूर कुछ ये है, उमंग है और हौसला है, या वो कुछ जज्बा है कुछ करने का, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, ये युवाओं में जरूर कुछ है। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उस सबों को दरकिनार करके वो सब विकास और ये उन्नति ये चाहते हैं। ये तो मतलब मैं उसको नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग युवा है तो है। अब रही लोक जनशक्ति पार्टी, तो जैसा कि परोक्ष रूप से हमको भी कुछ नहीं, हालांकि ऑथेंटिक पता नहीं है कि बीजेपी वाले लोगों का इशारा ही था कि आप अलग से लड़िए, आप बाद में हमको सपोर्ट कर दीजिएगा, हम सरकार बना लेंगे और नीतीश जी को बाहर कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से वो पहले ही होगा कि नहीं हमको 100 चाहिए, 150 सीट चाहिए, और उसी हिसाब में से सुने हैं, हम कहीं पढ़े नहीं है, देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं, तो उसी हिसाब पर लड़ रहे हैं। जहाँ बीजेपी खड़ा है वहाँ उसका समर्थन करते हैं, और जहाँ नीतीश जी पर खड़े हैं वहाँ हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। खैर मैंने त्रिकोणात्मक बना रहे हैं, त्रिकोणात्मक चुनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए मतदाता किधर क्या करता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ अनमार से जुड़ने के लिए।